अभी हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहती है, प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग। प्याजे कर लें पहले या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करें? पहले प्याजे करेंगे फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर लेंगे। प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, फटाफट से समझते हैं इनको 2 मिनट के अंदर। ठीक, उदय सर की कल है क्लास, उनका भी एक बड़ा सेशन होगा। देखो, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है जिसका दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, ये बात आप याद रखेंगे। प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा, एक्टिव कंस्ट्रक्टर या एक्टिव बिल्डर कहा, नॉलेज का सक्रिय निर्माता। एक्टिव बिल्डर या नॉलेज का सक्रिय निर्माता। ठीक, एक्टिव बिल्डर या कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। लिटिल साइंटिस्ट है बच्चे, क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं, अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। उनको आप कभी भी, आपने बचपन में भी देखा होगा खुद को, वो बैठते नहीं है, अगर पेन मिल गया तो उसको खोल के देख रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, किससे? एक्टिविटी करके। ऐसा कहते हैं प्याजे। बेसिकली प्याजे कंस्ट्रक्टिविज्म को बिलोंग करते हैं, रचनावाद को, जो ये मानता है कि टीचर फैसिलिटेटर है, कोई ज्ञान को भरने वाला नहीं है। रचनावादी हैं प्याजे एक, और ये कहते हैं कि टीचर फैसिलिटेट करेगा। वर्बल टीचिंग की इंपॉर्टेंस को इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बताया। ठीक है बात। अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो प्याजे की थ्योरी है वो ये बताती है कि बच्चों जो है मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ जन्म लेते हैं, जिसको स्कीमा कह रहे हैं हम, स्कीमा कह रहे हैं मेंटल स्ट्रक्चर्स को, मेंटल स्ट्रक्चर्स को स्कीमा कहते हैं हम। ठीक है बात। जो मानसिक संरचनाएं हैं हमारे दिमाग में, आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका भी एक स्कीमा आपके ब्रेन में होगा। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही स्कीमा होते हैं जो सर्वाइवल वाले होते हैं, जैसे आपका चूसना यानी सकिंग का, ग्रास्प करना चीजों को, है ना, ये सारे, या रूटिंग रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, बट स्कीमा कुछ ही होते हैं, लिमिटेड। बट हम समय के साथ स्कीमा बनाते जाते हैं, अपनी समझ विकसित करते जाते हैं। जो मैक्सिमम ग्रोथ है हमारे संज्ञान की, वो 14 से 15 साल की उम्र तक आ जाती है। इसीलिए इन्होंने 4 स्टेजेस में बौद्धिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। उन 4 स्टेजेस से पहले ये 4 एलिमेंट्स आपको कम ही लोग बताएंगे। ये 4 एलिमेंट्स को याद रखिएगा, ये 4 तत्व हैं प्याजे की थ्योरी में। ये स्टेजेस नहीं है बट ये महत्वपूर्ण है, ये स्टेजेस नहीं है बट ये महत्वपूर्ण है। पहला है मैचुरेशन यानी परिपक्वता। बच्चे का इन्होंने हेरिडिटी को महत्व दिया है, बहुत ज्यादा हेरिडिटी को महत्व दिया है प्याजे ने, ये बात आप याद रखिएगा। ये कहते हैं यदि बच्चा परिपक्व ही नहीं है अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग तो उसको आप नहीं सिखा सकते, है ना, तो उसका जेनेटिकली परिपक्व होना जरूरी है। फिर है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एक्टिविटी करना जरूरी है बच्चे का, जिसकी वजह से वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, सामाजिक अंतःक्रिया। और मतलब सोशल इंटरेक्शन को बहुत महत्व नहीं दिया बट दिया है, तो इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन को महत्व ही नहीं दिया। इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्थिति, है ना, इक्विलिब्रेशन मतलब इसमें पूरी प्रोसेस है अडेप्टेशन की और ऑर्गेनाइजेशन की। इस अडेप्टेशन में ही आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पढ़ते हैं, ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना बस आप याद रखेंगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आपको नहीं होगी। ठीक है, देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को फटाफट से समझते हैं। देखो स्कीमा कोई भी पूछेगा तो आप कहेंगे हमारे ब्रेन में मेंटल पॉकेट्स हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनको हम स्कीमा कह रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो इसमें एसिमिलेशन क्या है, सिंपल याद रखेंगे, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, या एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो आपका स्कीमा बना हुआ है, स्कीमा को स्कीमा ही कहेंगे हिंदी में भी, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ भी ऐड करना, एसिमिलेशन, आत्मसात करना। आपको किसी ने बताया ये बिल्ली होती है, आपने कहा ठीक है, ठीक। एकोमोडेशन क्या है, जब आप समायोजन करते हैं, बदलाव करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब आप ऐड कर ले रहे हैं तो एसिमिलेशन, लेकिन जब आपको एडजस्ट करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, है ना, एडजस्ट करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, याद रखिएगा ये चीजें, मॉडिफाई करना पड़े, तब क्या होगा, तब ये एकोमोडेशन होगा। एक बच्चे को, चाय पिएंगे, एक बच्चे को किसी ने बताया हुआ था कि भाई बिल्ली होती है, एक कैट होती है, उसने कहा ठीक है कैट होती है, उसका कैट का एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। उसने एक कैट को, दूसरी कैट देखी और ऐड कर लिया, इसमें एसिमिलेशन हो गई। उसने देखा एक ब्लैक कलर की कैट थी, एक व्हाइट थी, एक ये थी, उसने एसिमिलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एसिमिलेशन है, ऐड कर लिया। अब एक दिन
बच्चे ने कुत्ते को देखा, ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है जो बहुत घिसा पेटा एग्जांपल कहेंगे बट समझ में आ जाता है इससे। तो एक दिन उसने कुत्ते को देखा और देखा कि यार ये भी बड़ी बिल्ली है, इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है, तो इसको भी बिल्ली कहते हैं, है ना, उसको भी बिल्ली कहते होंगे, तो बड़ी बिल्ली कह दिया। फिर किसी और ने बताया कि भाई ये ना बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, और कुत्ता अलग होता है, ये भौंकता है, इसके अलग फीचर्स हैं। अब बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। जब तक उसको बिल्ली को बिल्ली पता था तो इक्विलिब्रेशन था दिमाग में, बैलेंस था। इक्विलिब्रेशन का मतलब है जो आपके दिमाग में है, जो आपके स्कीमा में है और जो बाहर की दुनिया में है, वो बैलेंस में है। जब नई सिचुएशन आई, जब उसने कुत्ते को देखा और किसी ने कहा ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है, अब उसको पता नहीं कुत्ता क्या है, तो डिसइक्विलिब्रियम, डिसबैलेंस हो गया। अब जब वो समायोजन कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा और समझ लेगा कि देखो इसको मॉडिफाई करके या तो नया स्कीमा बनाएगा या फिर पुराने में परिवर्तन कर लेगा, तो इसको हम एकोमोडेशन कह लेंगे कि हाँ भाई कुत्ता जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अशोक वर्मा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। सिंपल, आपको 2 वर्ड भी याद रखोगे ना तब भी क्वेश्चन 90% केसेस में तो गलत नहीं होगा। एसिमिलेशन में आप ऐड करते हैं नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, न्यू इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो पहले से बना हुआ स्कीमा है, और एकोमोडेशन में आप एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, है ना, मॉडिफाई करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक हो गई बात। हाँ, साइकिल से आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, बिल्कुल। अब इनकी 4 स्टेजेस हैं, फटाफट से याद रखेंगे। SPCF, इसकी फुल फॉर्म कई लोग बनाते हैं, सम पीपल कांट फोकस, बट इतनी कहानी याद रखने से अच्छा है आप SPCF याद रख लीजिए। यानी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। फिर प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, गत्यात्मक कहते हैं पहली अवस्था को, सेंसरी मोटर को। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब क्या है, मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 वर्ष। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में तो नहीं हुई होगी। किसी को नींद आ रही है तो वो सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कल रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, बट लाइव देखोगे तो फायदा ज्यादा है। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो SPCF, ठीक, ये स्टेज में भी कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज कौन सी है, 7 से 11 वर्ष का बच्चा कौन सी स्टेज में आएगा? सिंपल होगा, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। सेंसरी मोटर स्टेज की यदि मैं बात करूं, सेंसरी मोटर यानी गत्यात्मक, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोल देते हैं इसको, इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक, ठीक, इंद्रिय गामक, जन्म से 2 वर्ष, 0 to 2 years भी बोल सकते हैं। कई लोग कहेंगे 0 तो होता ही नहीं है, बट जब तक 365 दिन नहीं होंगे तो कितने साल कहोगे इसको, 0 ही कहोगे, है ना, तो 0 to 2 years कहेंगे इसको इंद्रिय गामक। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इस स्टेज में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। इसको भी टेढ़ा मेढ़ा बता दिया जाता है, बट सच यही है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर आप कोई भी ऑथेंटिक किताब खोल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 8 महीने के बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, बाकी आपका 18 से 24 महीने में तो बिल्कुल आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, 2 साल तक आते आते। लेकिन देखो यही वो स्टेज है जब वस्तु स्थायित्व को लैक करता है बच्चा, और यही वो स्टेज है जब वस्तु स्थायित्व आ जाता है इस स्टेज के अंत तक। ठीक है बात। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, मतलब बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में चीजें, मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती। जब वो छोटा है 6 महीने का, वो एक पेन से खेल रहा होगा या उसके हाथ में होगा, आपने ले लिया, वो रोएगा नहीं। लेकिन जब वो इस पेन के लिए रोने लग जाए कि मेरा खिलौना कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, उसके दिमाग में मेमोरी डेवलप हो गई है। अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, अब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका इसी अवस्था में आ जाएगा, सेंसरी मोटर में ही। ठीक, एक और चीज है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन की भी स्टेज यही है, विलंबित अनुकरण, क्योंकि अनुकरण की भी अवस्था है ना ये। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन है, बच्चे ने देख लिया पापा क्या है, शेविंग कर रहे हैं यानी दाढ़ी बना रहे हैं, तो उसने देख लिया कोई दिक्कत नहीं। किसी और दिन पापा बाहर से आए और आपने देखा वो भी अपना वो लेकर के ब्रश और लगा हुआ है, क्योंकि उसने देखा था विलंब करके, उसके दिमाग में वो चीज रह गई और बाद में उसने अनुकरण कर दिया, इमिटेट कर दिया, नकल कर ली उसी चीज की, तो डेफर्ड इमिटेशन हो गया। सिंपल बात है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आपका यहीं आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आपका यहीं आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहीं आएगा। भाई बच्चे के सामने बॉटल रखी है, वो गया धीरे 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 और बॉटल रखी थी टेबल पे,
उसको उठाने पहुंच गया, वो उसके लिए गोल था, उसका उस डायरेक्शन में जाना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर था। इसको कई लोग टेढ़ा मेढ़ा बता देते हैं, बट ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी में आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म हो जाते हैं, जैसे पलकों का झपकना, हार्ट बीट, ये तो नॉर्मल है, हमेशा ही रहेंगे। लेकिन कुछ चीजें जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, अगर टच करोगे तो वो ऐसे ऐसे करेगा, फिर नहीं करता एक टाइम के बाद, इस स्टेज में ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गई बात, ये बेसिक सी बातें हैं। कोई दिक्कत परेशानी? नीलोफर कह रही हैं, धन्यवाद नीलोफर। और बताओ। सेंसेस, बिल्कुल, ये एक बात मैंने अपनी बुक में भी लिखी हुई है, हालांकि उसको अपडेट करेंगे। सेंसेस आर टीचर्स, सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस क्या हैं? बच्चे की जो इंद्रियां हैं वही उसकी शिक्षक हैं। इसका मतलब समझने के लिए है कि बच्चा अपने सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज, देखो सेंसरी मोटर का मतलब ही है, सेंसेस यानी अपनी ज्ञानेंद्रियां, जो उसके 5 सेंसेस हैं, उनका प्रयोग करेगा अपनी समझ को बनाने के लिए। कैसे? देख करके, छू करके, फील करके, सुन करके वो अपनी समझ बनाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मोटर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्शंस करके, चल के, फिर के, दौड़ के, भाग के, जैसे भी, तो फिजिकल एक्शंस करके। तो सेंसरी मोटर स्टेज इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि सेंसेस और मोटर स्किल्स का यूज करेगा। जियो शेर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये वो स्टेज है जहां प्री ऑपरेशनल का मतलब, ये ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक नहीं आया, लॉजिक से पहले की स्टेज। तो लॉजिक की कमी है यहां पे, लैक्स लॉजिक, ये कहेंगे हम, लैक्स लॉजिक, अभी लॉजिक नहीं आया। रिवर्सिबिलिटी की भी कमी है, लैक्स रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, इस बात को समझने में दिक्कत होगी उसको। ठीक है, अगर 200 ml पानी बच्चे के लिए इस बॉटल में डाल दिया जाए और 200 ml पानी ही इसमें हो, अगर मैं इसमें उसको पानी दूं तो उसको कम लगेगा, क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट को कि क्वांटिटी सेम रहती है, यानी कंजर्वेशन नहीं आया अभी, अभी कंजर्वेशन नहीं आया। फिर है नेक्स्ट, फटाफट से बताओ। एनिमिस्टिक होगा, यानी निर्जीव चीजों को भी सजीव मानेगा। टेबल से चोट लग गई तो आपने टेबल के 2 थप्पड़ लगा दी, उसको लगेगा अरे बहुत अच्छा मेरे बच्चे को मारा, तो उसको लगेगा हाँ सच में टेबल को चोट लगी होगी। फिर है नेक्स्ट चीज, एनिमिज्म के बाद अगर मैं बात करूं आपकी, ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है यानी अहम केंद्रित है, उसकी दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है, उसको लगता है जैसा मैं फील करता हूं किसी चीज के बारे में वैसा ही सब फील करते हैं, जो खिलौने मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, जो बातें मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, मतलब वो सेंटर है यूनिवर्स का, ये वो मानेगा, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में उसको दिक्कत होगी। ठीक, सिंबॉलिक थॉट भी यही आता है। नींद आ रही है क्या किसी को? बताओ एक बार, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट, अभी चाय पी के एनर्जी आएगी, आप लोग भी पी लो जाओ। सिंबॉलिक थॉट यानी सिंबल्स, लैंग्वेज के थ्रू ABCD सीखना, ये सीखना वो सीखना, ये भी यहीं से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो खत्म करके जाएंगे चाहे पूरी रात निकले, ठीक है बात। सिंबॉलिक थॉट भी यहीं आएगा। एक होती है इलॉजिकल या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता। ठीक, इतनी बातें याद रखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो रिवर्सिबिलिटी है ना, ये रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, दोनों ग्लासेस में बराबर पानी था, ये प्याजे का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था। एक लंबी सी नली में डाल दिया तो उसको लग रहा है बड़े वाले बीकर जो पतला है उसमें ज्यादा है, जबकि क्वांटिटी सेम है, 200 ml इसमें 200 ही इसमें है, या 100 है तो 100 ही है। इसका मतलब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। यदि वो समझ पाता कि पानी सेम ही है तब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हो जाता, लॉजिक आ चुका होता उसके सामने। नो स्लीप, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है थोड़ा एक जोक सुनाओ, बना देंगे, आप सुनाने की बात कर रहे हो। गले में दर्द हो रहा है, 5 मैराथन चलेंगी कैसे? थोड़ा धीरे बोलूंगी अब से, मैं बुजुर्गों की तरह बोलूंगी मैं आज से। देखो एक बार, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 वर्ष, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और उसको पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। देखो एक बार, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक हो गई बात। अब ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे लॉजिक आ जाता है। सबसे पहले बच्चे में जो तर्क आएगा वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, बट आ जाती है ना, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, लॉजिक आ जाता है, इसमें तर्क आ जाता है। ठीक हो गई बात, लॉजिक आ जाएगा। और CCS आता है। CCS का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन, यानी चीजों को वो अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करना सीख जाएगा। भाई रेड को रेड में, ट्रायंगल को ट्रायंगल में, सर्कल को सर्कल में। ठीक, दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा। कंजर्वेशन, जो ये अभी ग्लास वाला एग्जाम्पल था, अब संरक्षण आ गया उसके अंदर, तो अब वो समझ जाएगा, चाहे आप उसे 1 रुपए के 10 सिक्के दो, चाहे 1 10 का नोट दो, उसको पता है दोनों बराबर है। शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है। यही कंजर्वेशन है जो इस स्टेज में आ जाएगा। तीसरी चीज है सीरिएशन। वो होता था ना आरोही अवरोही वाला, वो आरोही वो वाली नहीं, आशिकी 3 वाली, है ना,
सीरिएशन, सीरिएशन मतलब सीरीज में लगाना, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, वो लगा लेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, कल से थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे 8 बजे, बट मेरी बाकी भी क्लासेस होती हैं, 9 ही बजे रखेंगे। देखो एक बार, कंजर्वेशन की यदि हम बात करें तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण का एक उदाहरण है कि 5 बॉल ऐसे रखी हुई हैं, उसको लग रहा है ये कम है, बट आप उसके सामने ऐसे रखेंगे तो उसको लगेगा ये ज्यादा है। जब ये दोनों चीजें बराबर वो समझने लगे, रिवर्सिबिलिटी आ जाए उसके दिमाग में, तो यानी संरक्षण आ चुका है। सिंपल बात है। आशा कि 2 है 3 है, पता नहीं यार, मेरा भी दिमाग कहाँ है। हाँ 2 होगी, वॉट एवर इट इज, याद नहीं है मुझे, इतने टाइम पहले देखी थी। कई लोग तो भावुक हो गए, रो रहे होंगे कई लोग तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपका। नींद आ रही है बहुत, बट पढ़ना भी है। पानी में डूब जाओ, जाके नींद चली जाएगी। देखो एक बार, डूब ही मत जाना, घर वाले मेरे घर आ जाएंगे, हमारे बच्चों को बीमार करा दिया। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब है आप साइज, शेप या कलर किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कैटेगरी में विभाजित कर पाओ। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, वर्गीकरण कर पाओ विशेषताओं के आधार पे चीजों के। ठीक है बात, सुपर क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है सीरीज में आप इसको ऑर्डर में प्लेस कर पाओ, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें तो 11 साल के बाद आएगी। इसके बारे में कुछ विशेष चीजें हैं। लॉजिक अगर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में पूछ ले, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में लॉजिक पूछे, तो आप कहेंगे 11 साल के बाद यही वाली स्टेज में आएगा। तो इतनी ज्यादा बढ़िया आदत बची नहीं है लिखने की। अमूर्त की यदि हम बात करें, हिंदी की बात कर रही थी, गड़बड़ हो मात्रा में तो ठीक कर लेना। ठीक, अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट की, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, देखो इससे पहली अवस्था में कॉन्क्रीट लॉजिक आता था। कॉन्क्रीट का मतलब है जिन चीजों को वो टच और फील कर पाए, जैसे ये है, इसके बारे में वो लॉजिक लगा लेगा। जिन चीजों को वो देख पाता है, टच फील कर पाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में उसके प्रति लॉजिक आ जाएगा। लेकिन वो चीजें जो उसके सामने नहीं है, उसके आइडियाज में, उसकी इमेजिनेशन में है, उन पे भी वो सोच पाए, यही एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है। जैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने लगेगा इस उम्र का बच्चा, 11th 12th में होगा, 10th में होगा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसको कहा जाता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग यही आती है, मैं तो सुबह सोऊंगी, डिडक्टिव रीजनिंग यही आती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। बच्चा हाइपोथेसिस कर पाएगा साइंस के टॉपिक्स पे। बेसिकली बहुत कम लोगों में ये होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनकी हाई मेंटल एबिलिटीज है, उनके अंदर ये आती है। बट आएगी तो इसी स्टेज में आएगी या इसके बाद, मतलब इस उम्र तक, क्योंकि आपका जो मेंटल मैक्सिमम डेवलपमेंट है ना आपके दिमाग का, वो इसी में होगा, किशोर अवस्था में फाइनल हो जाएगा। ठीक, 90% तक तो अर्ली चाइल्डहुड में ही हो जाता है, जो बॉर्नविटा का ऐड था, 5 साल की उम्र तक 90% मस्तिष्क का विकास, है ना। लाइक शेयर करते रहो यार, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन में ही खत्म होगा ये काम, जो 5 दिन की बात है। देखो एक बार, मेरी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा है, मतलब नॉर्मल लोगों के 2 घंटे और मेरे 2 घंटे का मतलब है मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। तो जो 3 घंटे की क्लास जनरल होती है, वो ये मान लो कि 2 घंटे में करा दी होगी मैंने, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगती है। हाइपोथेटिक और रिवीजन ऐसे ही होता है, अगर मैं रिवीजन में भी बहुत स्लो चलूं तो पॉइंट नहीं बनेगा ना फिर। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा, डिडक्टिव लॉजिक भी इसी स्टेज में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। इतना काफी है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक यार, 7-8 घंटे सोती हूँ, मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ। वाइगॉस्की की बात कर लेते हैं। वाइगॉस्की क्या थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी हैं। समाज और संस्कृति, ये कहते हैं जरूरी नहीं है आप एज के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे, जैसे प्याजे कहते हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी ही हैं, प्याजे भी रचनावादी हैं, बट ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। ठीक, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, ये कहते हैं समाज और संस्कृति। यदि मैं कुछ ज्यादा समझदार लोगों के साथ रहूं, या मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मेरे समाज और संस्कृति से, वो मेरी एज से ज्यादा मुझे सिखा सकते हैं, ये बात हम कह सकते हैं। ऐसा वाइगॉस्की मानते हैं। जरूरी नहीं है कि उम्र ज्यादा होने पे ही एक व्यक्ति कुछ सीख पाएगा। इन्होंने देखा, इनके बच्चे बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि इंटरैक्ट करें हम सोसाइटी और समाज से, वो जो बात कही जाती है ना कि जो आप एवरेज हैं उन 5 लोगों का, जो जिनके आसपास आप रहते हैं, जो आपका सर्कल है, उसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे ऊपर हमारा एनवायरमेंट प्रभाव डालता है। ठीक है बात। इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। देखो 3 चीजें याद रखना वाइगॉस्की के टर्म में, SCL, BPL से SCL याद कराया था,
सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, जब बच्चा सोशली 2 या 2 से अधिक लोगों से इंटरेक्ट करेगा, यानी ग्रुप लर्निंग को वाइगोस्की बहुत ही महत्व देते हैं कि बच्चों को ग्रुप में सिखाओ, पीयर लर्निंग एक दूसरे के साथ सीखें, असिस्टिव लर्निंग या असिस्टिव टीचिंग जिसमें टीचर मदद करे या कोई भी वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानता हो वो असिस्ट करे। भाषा को इन्होंने टूल बताया है, लैंग्वेज को ग्रेटेस्ट टूल बताया, व्यक्ति का सबसे बड़ा टूल। कल्चर यानी संस्कृति, जो हमारी विरासत चली आ रही है वो भी हमें, सांस्कृतिक विरासत, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक हो गई बात, ये एक बेसिक सी बात है। अब इनकी लैंग्वेज के बारे में इनके विचार पढ़ लेते हैं, आता है कई बार। वाइगोस्की ने ये माना कि लैंग्वेज डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन से, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से। भाई अगर हम समाज के साथ इंटरेक्ट ही ना करें तो कोई लैंग्वेज नहीं है। एक बच्चे को आपने हमेशा अकेला ही रखा, उसको बोलना कहाँ से आएगा? वो जो मोगली था उसने तो, आपने मूवी देखी होगी जानवर वाली, वो सीख ली। तो कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन से हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, और लैंग्वेज एक व्यक्ति के लिए क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है, सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम अपने कम्युनिकेशन कर पाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, और संज्ञान का, आप भी अपनी समझ का निर्माण कर पा रहे हैं क्योंकि मैं भाषा का प्रयोग कर रही हूं और आप उधर से कमेंट में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कौन सी हो सकती हैं? देखो एक बार, सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच वो होती है जब बच्चा 2 साल की उम्र तक आते आते, अभी मैं बताऊंगी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो बोलना शुरू कर देता है एक दूसरे से आसपास, मम्मी पानी दे दो, पापा पानी दे दो, फलाना ढिमकाना, 2 साल की उम्र तक। ये सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। प्राइवेट स्पीच है निज वाक, जो 3 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ये बेसिकली बच्चा खुद को ही डायरेक्शन देगा बोल बोल के मान लो उसको कोई गाड़ी ठीक करनी है, अरे ये वाला कहाँ गया, ये वाला नहीं, ये वाला लगाना था, ये तो ऐसे चलेगी, छुक 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 छुक, क्या हो गया इसको, बैटरी कहाँ है इसकी, मतलब खुद से ही बातें करेगा बोल बोल के। इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, 3 साल की उम्र में आ जाती है। और इसको इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, जबकि प्याजे ने इसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा है, जो 2 से 6 वर्ष के बीच में आएगी प्री ऑपरेशनल में, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत काम की नहीं है। ठीक। साइलेंट इनर स्पीच की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी एक ऐसी स्पीच है जब आप मन में, अभी मैं मन में क्या सोच रही हूं आपको नहीं पता, बात तो कर रही हूं मैं खुद से, यानी साइलेंट इनर स्पीच हो गई। 7 साल की उम्र तक ये आ जाती है, जब अंडरग्राउंड चली जाए, प्राइवेट स्पीच अंदर ही चली जाए, बाहर बोलने की जरूरत ना पड़े, इसी को हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच यही थे। अब 3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वाइगोस्की खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट खत्म की ओर ही हैं हम, अभी तो नहीं, अभी तो 1 घंटा और लगेगा मुझे लग रहा है। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, ये वो दायरा है जहां बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट या प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास हो सकता है, ये वो दायरा है। बट अकेले नहीं, किसी की मदद अगर उसको मिल जाए तो। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग ढांचा या मदद कहते हैं, इसको टेम्परेरी हेल्प करेंगे। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, साइकिल चलाना आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में था, आपके दायरे में था, सीखने के संभावित विकास के क्षेत्र में था कि आप साइकिल चलाना सीख लेंगे। अब सीखेंगे कैसे? अकेले नहीं, अकेले हो सकता है आप पकड़ते हो और गिर जाते हो। ठीक, तो किसी की मदद से, स्कैफोल्डिंग जब टेम्परेरी हेल्प आपको मिले, पीछे से कोई पकड़ेगा, आप चलाएंगे, फिर वो धीरे धीरे छोड़ता जाएगा जैसे जैसे आप खुद करते जाएंगे, मतलब टेम्परेरी हेल्प। ऐसा थोड़ी आपको साइकिल चलानी आ गई और एक व्यक्ति पीछे ही दौड़ रहा है हमेशा से, नहीं है पॉसिबल। सिंपल बात है, टेम्परेरी हेल्प उतने समय तक जितने समय तक आप खुद नहीं करना सीख जाते। जैसे कोई हिंट दे दिया टीचर ने, कोई हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, कोई क्लू दे दिया, ये सारी चीजें स्कैफोल्डिंग में आती हैं। अब ये देगा कौन स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग देगा कोई भी आपसे ज्यादा जानने योग्य व्यक्ति, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता हो, वो आपसे उम्र में छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी उम्र की बात नहीं करती, इन्होंने स्टेजेस की बात उस तरीके से नहीं की है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल आज पूरी फॉर्म में कहेंगे, इन्होंने स्टेजेस की बात उस तरीके से नहीं कही है। तो ये कहते हैं कि चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, अगर ऐसा होता तो शायद आप में से 60% लोग मुझसे काफी बड़े हैं, 25 से 34 साल के लोग हैं जो चैनल पे, 60% से ज्यादा लोग हैं, तो कोई अधिकार नहीं होता मुझे यहाँ आने का। बट अगर किसी एक विशेष क्षेत्र में कोई छोटा भी आपसे ज्यादा जानता है तो आप सीख सकते हैं, है ना। आजकल माँ बाप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उनको फोन चलाना नहीं आता, बच्चों को फोन चलाना आता है, बच्चे मोर नॉलेजेबल अदर बन जाते हैं उनके लिए, उनको सिखा देते हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। एज का कोई मतलब नहीं है, बस मतलब इतना है जिस पक्ष को वो सीख रहे हैं उस पक्ष को, कोई कह रहा है 36 ईयर्स, बहुत बढ़िया, उस पक्ष में वो बेहतर हो। तो मेरी सीडी भी बेहतर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी रीजनिंग खराब है तो, वैसे रीजनिंग खराब नहीं है बट मैथ्स अगर बहुत टच में नहीं है तो है, तो हो सकता है आप मुझे रीजनिंग सिखा सकते हो और मैं आपको सीडीपी सिखा सकती हूँ, तो मैं मोर नॉलेजेबल बन गई, आपकी मोर नॉलेजेबल अदर बन गई। कहां पर? किसी एक विशेष क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जब मैं आपको ये मदद दूं
तो आपका दायरा बढ़ जाएगा सीखने का। आप सीटेट क्रैक कर सकते थे, ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में था। आपको एक टेम्परेरी हेल्प चाहिए थी जो आपको लेट्स लर्न से मिल गई, है ना। ये जो टेम्परेरी हेल्प थी ये मोर नॉलेजेबल अदर देगा। लेट्स लर्न हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, कोई भी, ठीक। कोई 21 साल का भी है, बहुत बढ़िया, अभी तो आपने जन्म ही लिया है। देखिए एक बार, ZPD ये दायरा है कि बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है। स्कैफोल्डिंग ये प्रोसेस है, प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, याद रखना, प्रक्रिया है टेम्परेरी हेल्प की। और ये मोर नॉलेजेबल अदर उसके पिताजी हैं जो उसको सिखा रहे हैं। ये स्कैफोल्डिंग हटा ली जाएगी जैसे ही वो खुद सीखने लग जाएगा साइकिल को। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग को समझ लेते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, आ जाओ इधर, आ जाओ, पॉजिटिव रहा करो, मेहनत करो यार, और क्या है लाइफ में। देखो, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का एक सिद्धांत दिया। इन्होंने बहुत सारे लोग लिए, सैंपल्स लिए, जिसमें मेल सैंपल्स ही थे, यानी ऐसे ही लोग थे जो मेल थे, यानी पुरुषों को ही लिया, या कहूं लड़कों को ही लिया अपने सैंपल में, जिसपे इन्होंने थियोरी बेस्ड की या बनाई। अगर मैं बात करूं तो इस थियोरी को इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ मेल सैंपल्स ही थे, जेंडर बायस्ड थियोरी कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं के पर्सपेक्टिव को इसमें लिया ही नहीं गया, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को इसमें लिया ही नहीं गया। ठीक है, मतलब फुर्सत तो है ही नहीं, 10 तारीख से वो बैच हो जाएगा पेडागोजी वाला, नहीं तो ऐसा मन कर रहा था कि अब सीटेट देके, मतलब आप लोग दें और मैं आराम करूं कुछ महीने। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं, जेंडर बायस्ड थियरी है ये एक, और ऐसा किसने कहा है? कैरल ग्लीगन ने कहा है। कैरल ग्लीगन एक महिला है, इन्हीं की स्टूडेंट थी, अभी भी हैं। कैरल ग्लीगन ने कहा है, ग्लीगन के ये थियरी जो है वो लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात किया गया है, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा ही नहीं गया। महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनकी जो अप्रोच है मॉरल डिसीजंस लेने की वो डिफरेंट हो सकती है, बट इन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही महत्व दिया। हाथरस से देख रहे हैं कोई, कैलकाटा से, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, मॉरलिटी की बात करें, अभी तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक है। मॉरलिटी की बात करें, मॉरलिटी क्या है? नैतिकता। बताइए एक बार, नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है ये बता दीजिए। व्हाट इज नैतिकता, बताइए जरा। जम्मू आई थी मैं, आऊंगी एक टाइम के बाद, थोड़ा टीचिंग से ब्रेक लेके, ब्रेक क्या संन्यास भी ले सकते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। बताओ एक बार, तब घूमेंगे मजे से, मीटअप करेंगे। नैतिकता की यदि बात की जाए तो नैतिकता वो रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं जो समाज ने सही और गलत के बारे में बनाए हैं, कि भाई ये सही है और ये गलत है, ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। ये जो प्रिंसिपल्स निर्धारित किए हैं सही और गलत के, इन्हीं को हम नैतिकता कहते हैं। जैसे झूठ बोलना समाज में गलत माना जाता है, सच को सही माना जाएगा, है ना, और ऑनेस्टी को सही माना जाएगा, बेईमानी को गलत माना जाएगा। तो हर कोई ऑनेस्ट ही बन के दिखाता है, बेशक अंदर से बेईमान क्यों ना हो, क्योंकि नैतिक तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई आके ये कहे मैं सच में बहुत खराब इंसान हूं, कोई मानेगा? सॉरी, कोई चाहेगा उससे कोई मतलब रखना? नहीं, तो फिर उसका मतलब कैसे पूरा होगा? तो ये दिखावा एक अलग चीज हो गई, बट मॉरलिटी का मतलब है जो समाज ने कुछ प्रिंसिपल्स को निर्धारित किया है सही और गलत के बेसिस पे। ठीक, अगर मैं बात करूं मॉरल रीजनिंग की, यानी नैतिक तर्क की, तो मॉरल रीजनिंग क्या है? अब इसमें कोई कंफ्यूज था, कल मेरे से 2-3 बार पूछा था किसी ने। मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कना या तर्क। ठीक, नैतिक तर्क वो चीज है जिसमें आप रीजन लगा रहे हैं, जिसमें आप रीजन या लॉजिक लगा रहे हैं, थिंकिंग है ये। मॉरल रीजनिंग का सिंपल मतलब है थिंकिंग। भाई रीजनिंग में आप कह रहे हो ये रास्ता सही है, लव मैरिज करें कि अरेंज करें या क्या करें, तो इसमें आप जब या तो लव को चूज करोगे, या तो अरेंज को चूज करोगे, या तो झूठ बोलने को चूज करोगे, या तो सच बोलने को चूज करोगे, लेकिन आप कोई ना कोई थिंकिंग तो लगाओगे उसके पीछे कि क्या फर्क पड़ता है ना, पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे, लाइफ तो मुझे जीनी है। ये थिंकिंग हुई, ये रीजनिंग हुई। तो जो नैतिक यानी मॉरल डिसीजन लेने में जो थिंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं उसको मॉरल रीजनिंग कहा जाता है, उसको मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। जो तर्क आप इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? जो तर्क आप इस्तेमाल करते हैं मॉरल डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी चीज होती है मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या चीज है? देखो, नैतिक दुविधा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, जटिल सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है जिसमें आपको ये समझ में ना आए कि ये करूं या ये करूं। मान लीजिए 2 लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, किसी एक को ही बचाना हो, नाव चल रही हो कहीं, किसको बचाएं? बहुत मुश्किल डिसीजन है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन हो जाएगा। तो दुविधा है ना।
आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, वो किसी और का हुआ हो तो आप वैसे भी इग्नोर कर देंगे। रिलेटिव वो वाले नहीं जो आपसे नंबर पूछते हैं आपके, वो वाले जो आपको एक आध पसंद हो। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का या जिस भी एग्जाम का, आपकी एज निकलने को है, आपने देखा उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है यदि आपने उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो, या आप उनको अटेंड करेंगे या एग्जाम के लिए भागेंगे क्योंकि आपकी लाइफ खराब हो सकती है। तो ये दुविधा है कि आप किस सिचुएशन में हैं, वो दुविधा है। अब इस दुविधा से निकलने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कोई एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। जो भी आप डिसीजन लेने के लिए थॉट यूज करोगे, थिंकिंग लगाओगे, उसी को मॉरल रीजनिंग कहते हैं कि आपने तर्क क्या दिया। और ये रीजनिंग का ही सारा खेल है। और ये रीजनिंग कहां से आएगी? ये रीजनिंग बेस्ड होती है कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता पे। संज्ञानात्मक परिपक्वता पे, संज्ञानात्मक परिपक्वता पे बेस्ड होती है ये। जैसे कि प्याजे की थ्योरी से इनकी थ्योरी इंस्पायर्ड थी, कॉपीड नहीं थी, इंस्पायर्ड थी। तो ये संज्ञानात्मक जो मैच्योरिटी है ये एज के साथ आएगी। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ये आपकी जो मॉरल तर्क है या मॉरल रीजनिंग है वो चेंज होगी। सिंपल बात है, ठीक है। एक हाइंस डिलेमा इन्होंने प्रस्तुत की थी। हाइंस एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, उसको कोई डेडली डिजीज है, वो तभी बच सकती है जब हाइंस क्या करे, उसको कहीं से एक जगह पे दवाई मिलती है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जाता है, मेडिकल स्टोर वाला देता नहीं है, फिर वो कहता है, वो 100 गुना ज्यादा प्राइस मांग रहा है। 10 रुपए की यदि उसने बनाई है तो वो 1000 रुपए मांग रहा है, केमिस्ट जो है आपका मेडिकल स्टोर वाला, और कहता है कि मुझे तो पैसे बनाने हैं, तुम्हारी लाइफ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बात। तो हाइंस जाता है अपने रिश्तेदारों से सब जगह से जुगाड़ करके भी उतना पैसा वो नहीं जुटा पाता। वो कहता है बाद में ले लेना, नहीं उसको तो अभी चाहिए। अब उसके पास दो रास्ते हैं, डिलेमा है। हाइंस की डिलेमा क्या है, दुविधा क्या है? या तो वो वाइफ को मरने दे या फिर चोरी करे। चोरी करे कहां? उसकी जो मेडिकल स्टोर था या केमिस्ट था, ताकि वो अपनी वाइफ को बचा पाए। अब यहां पे अलग अलग स्टेज के, अलग अलग एज के बच्चों से पूछा गया कि क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए, क्या हाइंस को वाइफ को मरने देना चाहिए। अब अलग अलग स्टेज के बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया। उसी के बेसिस पे पता चला कि उनकी थिंकिंग क्या है, ठीक है। हाँ, यमराज बिल्कुल तैयार खड़े हैं हाइंस की वाइफ को ले जाने के लिए, बट हाइंस कह रहे हैं रुको, मैं दवाई केमिस्ट की शॉप तोड़ूंगा, रात को चोरी करूंगा और लेके आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी तो गलत कर रहा है। तो फाइनली हाइंस दवाई ले आते हैं, बचा लेते हैं। अब अलग अलग तर्क हैं लोगों के अलग अलग स्टेज पे। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, कोहलबर्ग ने 3 लेवल में बांट दिया बच्चों के या लोगों के जो सैंपल्स थे इनके, उनके तर्क को। कैसे? ये शायद आप देख पा रहे होंगे, या अगर नहीं देख पा रहे हो तो बता दो। देखो, अगर मैं बात करूं प्री कन्वेंशनल, ये 3 लेवल हैं, याद रखिएगा। लेवल 3 है, स्टेजेस 6 हैं। कितने लेवल हैं? 3 स्टेजेस, यानी स्तर जो हैं वो 3 हैं, चरण कितने हैं? 6। ठीक, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, इसलिए टोटल स्टेजेस 6 हैं। ठीक है ना बात? मजा आ रहा है? बिल्कुल। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत। देखो, जिनको डर लग रहा है ना पेपर को लेके, बहुत सीरियस बात मैं एक कहना चाहूंगी, आपके हाथ में सिर्फ आपका एक्शन है, आपकी मेहनत है, बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है। और लाइफ में ऐसा ही होता है, लाइफ आपको हार्ड हिट करती है, बस एक ही चीज है आपके हाथ में कि आप खुद को मजबूत बना पाए। तो फोकस कीजिए, जो सीख रहे हो उसको सही अप्रोच से सीख पाओ। भूल जाओ, एग्जाम से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं जिंदगी में और डर भी हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के सामने जरा इमेजिन करके देखो ना, घर का कोई एक मेंबर ना हो, लगेगा एग्जाम में कुछ दम है, एग्जाम की टेंशन, कुछ टेंशन लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये तो एक छोटी सी चीज है जिसके लिए अगर सही वे में आप तैयारी करो तो आज नहीं तो कल तो होना ही है। प्री कन्वेंशनल, बट इसको सीरियसनेस के साथ लेने की जरूरत है, बजाय कि डर में, मजाक में रहने की। खैर, प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत स्तर। स्टेज 1, गुड रिजल्ट्स इन प्रेज अग्रीमेंट विद अथॉरिटी। इस स्टेज को हम कहते हैं पनिशमेंट अवॉइडेंस। पनिशमेंट अवॉइडेंस या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का मतलब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, तो अथॉरिटी के कारण उसकी खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है, बाहर से इंपोज्ड है मॉरलिटी। गुड इज व्हाट सेटिस्फाइज अ नीड। अच्छी चीज क्या है? जो दूसरी स्टेज में गुड गर्ल गुड बॉय कहा जाता है इस स्टेज को। गुड गर्ल गुड बॉय, सॉरी, म्यूचुअल एक्सचेंज कहा जाता है इसको। इसकी भाषा अलग है, भाषा अलग है, आप लोग समझ लेना कि मैं उसी भाषा में बात कर रही हूं। म्यूचुअल एक्सचेंज या इंटरपर्सनल एक्सचेंज कहा जाता है इसको, सेकंड स्टेज को। टिट फॉर टैट, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की स्टेज। अभी मैं कल देख रही थी एक जगह पे, मैं जाती रहती हूँ उधर, तो कुछ बच्चे, 2 बच्चे लड़ रहे थे आपस में, और
हम लोग एक दो फ्रेंड्स थे, तो किसी ने उसको हटाना चाहा कि यार मारो मत एक दूसरे को, छोटे से बच्चे थे 4 साल के 5 साल के, तो वो बिल्कुल कुश्ती चल रही है उनमें आपस में। तो बाकी जो उनके दोस्त थे वो कह रहे हैं कि दीदी हटाओ मत इनको, वो लड़ाई कर रहे हैं प्रॉपर ठंड में, गाड़ी पे कूद रहे हैं, मारने पीटने की कोशिश कर रहे हैं, हटाओ मत। उनका रीजन क्या है? उनका रीजन है कि इसने भी तो इसको मारा था, अभी इसने भी किया था ये, तो मतलब इसको बजने दो, आपस में लड़ाई होनी चाहिए क्योंकि इसने इसको मारा है तो ये भी इसको मारेगा, तभी जाके काम बनेगा, है ना। तो सिंपल बात है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बच्चा घर के काम भी तब करेगा, दुकान पे भी तब जाएगा जब आप उसको पॉकेट मनी दोगे। वो हर चीज में अपना फायदा देखेगा, मुझे क्या मिलेगा। किसी बच्चे ने उसकी ज्योमेट्री बॉक्स ले ली तो उसको भी उससे कुछ चाहिए बदले में। अगर अदला बदली नहीं हुई तो उसके दिल को सुकून नहीं पड़ेगा। ठीक है बात। तो ऐसे बच्चे कहते कि उसको हाइंस को चोरी करके बट जेल चले जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस स्टेज के बच्चों की जो एज है वो कितनी होगी, जल्दी बताओ लिख के फटाफट से। इस स्टेज के, अब थोड़ा सा स्लो चलेंगे, इस स्टेज के बच्चों की जो एज है वो 4 से 10 वर्ष होगी। 4 से 10 वर्ष, ठीक है। 4 to 10 ईयर्स ऑफ एज के होंगे ये बच्चे, प्राइमरी स्कूल के होंगे, प्राइमरी स्कूल के। तो आपको कई बार हिंट लेना होता है, एग्जामिनर जब कहता है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा, प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा, तो आप समझ जाएंगे प्री कन्वेंशनल लेवल में होगा। भाई 6 साल में 5 साल में फर्स्ट क्लास में ही तो जाएगा बच्चा, 4 से 10 साल। दूसरा कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, पारंपरिक या कन्वेंशनल लेवल है जो परंपराओं के अनुसार चलने वाला। ठीक, अगर मैं बात करूं तो ये 10 से 13 वर्ष। ठीक, अब यहां बच्चा कहता है समाज में कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे गुड रिजल्ट्स इन बीइंग लाइक्ड, गुड बॉय गुड गर्ल। अगर तुम ऑनेस्ट हो, यदि तुम सच बोलोगे तुम्हारे माँ बाप तुम पे गर्व करेंगे, यदि तुम फर्स्ट आओगे तुम्हारे माँ बाप तुम पे गर्व करेंगे, लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, तुम्हें अच्छा लड़की अच्छी लड़की कहेंगे। आएंगे बुलंदशहर, बिल्कुल आएंगे, मीटअप करेंगे। देखो अभी अभी एग्जाम पे फोकस करो, तो तुम अच्छे कहलाओगे। दूसरों का प्रेज पाने के लिए जब वो कोई काम करता है, इसका आंसर गलत दिया होगा कई जगह पे, बट इसका आंसर ये है गुड गर्ल गुड बॉय, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए दूसरों की नजरों में वो कोई काम करेगा बच्चा, तो कन्वेंशनल स्टेज है ये। ठीक, 4th स्टेज है गुड इज गोइंग वंस ड्यूटी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। अच्छा वो है जो नियमों का पालन करे, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। देखो इसके नाम कभी भी बदल सकते हैं, देखो आज ये बिल्कुल नाम बदले हुए हैं, बट आपको अंदाजा लगाना आ जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। MB खत्म हो गया है, अभी 10 मिनट में आपका नेट वापस आ जाएगा, फिर आ जाना। देखो एक बार 12 बजे तो मिल ही जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक बात हुई। तो इस स्टेज में जो मॉरलिटी है वो परंपराओं के अनुसार निर्धारित होती है, सोसाइटी के बेस्ड पे निर्धारित होती है। इससे पहले वाली स्टेज में आउटसाइड, जो बाहर की दुनिया है, आउटसाइड वर्ल्ड से मॉरलिटी इंपोज की जाती है, खुद की कोई मॉरलिटी नहीं होती, नो सेल्फ मोरालिटी। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो पोस्ट कन्वेंशनल क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल है स्वयं के द्वारा, सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स, सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स। ये आप समझेंगे कौन है, दूध मांगोगे तो खीर दोगे, कहां से सीख रहे हो हैं? शौक खत्म नहीं हुए क्या सन्नी देओल के अभी? देखो एक बार, स्टेज 5 गुड इज अराइव्ड एट बाय कॉन्सेंसस, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी समाज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको बदला भी जा सकता है यदि वो भले के लिए नहीं है। तो एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता देना है, तो रेड लाइट क्रॉस करना ठीक है। किसी के जिंदगी बच रही हो और झूठ बोलना पड़े तो ठीक है, यही है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कि समाज में नियम है बट इंडिविजुअल के भी कुछ अधिकार हैं, तो वो नियमों को भी सरपास किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। स्टेज 6 है गुड इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल एथिकल प्रिंसिपल्स, जो अच्छा है वो डिसाइड करेगा एक इंडिविजुअल, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी गार्डनर के अकॉर्डिंग? बताना जल्दी, बहुत जल्दी से बताओ। महात्मा गांधी में, चलो मैं और आसान कर देती हूँ, इंटरपर्सनल पाई जाएगी, इंट्रापर्सनल पाई जाएगी, लिंग्विस्टिक पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी? लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, बताओ। क्लास तो चलेगी 12:30 तक तो कम से कम, बताओ फटाफट से। हाँ क्या हो गया, कैसे बुलंदशहर के नारे लगा रहे हो, काले आम पे बैठे हो क्या है? बताओ एक बार। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, तीनों मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरपर्सनल सबसे मेन है क्योंकि उन्होंने लोगों को जोड़ा, हम आज तक उनको फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, मतलब इंटरपर्सनल। ठीक,
वैसे लिंग्विस्टिक भी उनमें थी, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही प्रभावी बायोग्राफीज में से एक है। इसके अलावा इंट्रा भी थी ऑब्वियसली, वो जो राइटर वाला एक एस्पेक्ट है वो वहीं से आएगा।